नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और वक्त हो चला है शाम 5 बजे के सबसे बड़ी बहस पब्लिक है सब जानती है का। उत्तराखंड का जोशीमठ बेहाल है। दरकती सड़कें, टूटते मकान, कपकपाती ठंड में बेघर होते लोग और इस भयावह मंजर का गुनहगार आखिर कौन है? जोशीमठ के लोग 14 महीने से लगातार सरकार को चिता रहे थे, जगा रहे थे, लेकिन राज्य सरकार की नींद नहीं टूटी। सवाल ये है कि क्या देरी से जागी है धामी सरकार? समय रहते जाग जाते तो शायद बच जाता जोशीमठ। क्या पीएमओ के संज्ञान लेने से बच जाएगी जान? ठंड में ठिठुरते और सिसकते डर के साए में जीते लोगों के पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या जोशीमठ से कर्णप्रयाग तक पहुंच गई है दहशत की दरारें? जोशीमठ से कैसे देश की सुरक्षा के लिए घंटी बज गई है? और इन्हीं मुद्दों पर आज करेंगे देश की सबसे बड़ी बहस पब्लिक है सब जानती है। घर में जा नहीं सकेगा, घर बार खेत पात घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। हम रोड मार के यहाँ हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक क्यों सो रही थी धामी सरकार? हमारे तो पूरी घर बार खेत पात घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। हम रोड मार के यहाँ विद्यालय में रह रखे, कहाँ जाना हमने? पीएमओ का संज्ञान तब जाकर जागी सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है। पीएमओ ने लिया संज्ञान, अब बच जाएगी जान। बहुत परेशान हम कर रहे को कहीं भी जगह नहीं है हमारे पास, ना हमारे कोई साधन नहीं। आज आ रहे राशन। हाई लेवल बैठक से टल जाएगा जोशीमठ संकट। इसी पर हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों भवन इसकी जद में आ चुके हैं। जोशीमठ का अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। जोशीमठ में हाहाकार, कौन कौन जिम्मेदार? अभी घर पर जा नहीं सके, घर टूटने बैठ गई। हाँ, अभी तो क्या करना। 14 महीने से क्यों नहीं सुनी लोगों की बात? क्यों किया अनदेखा, क्यों बरती लापरवाही? समय रहते जाग जाते तो नहीं होते ये हालात। जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा। धामी ने ली होती सुध तो टल जाती आफत। क्या विकास से पहुंचेगा जोशीमठ को नुकसान? क्यों देर से जागी धामी सरकार? और ऐसे में भारत 24 पूछ रहा है 5 सवाल। पहला और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देर से जागी है धामी सरकार? दूसरा सवाल, समय रहते जाग जाते तो क्या बच जाता जोशीमठ? तीसरा सवाल ये कि पीएमओ ने जब संज्ञान लिया तो क्या अब जाने बच जाएंगी? चौथा सवाल, क्या विकास अब विनाश का कारण बन गया है? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग का नंबर तो नहीं? तो बहस शुरू करें इससे पहले बता देते हैं कि सरकार ने आज क्या क्या किया है और जोशीमठ के लोगों में सरकार के खिलाफ आखिर गुस्सा क्यों है। तो जोशीमठ पर एक्शन हुआ या नहीं, ये बड़ा सवाल। इसको लेकर हम आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी ने सीएम धामी से लंबी बातचीत की। पीएम ने जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया और संकट पर पीएमओ की हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई। पीएम के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बैठक में उत्तराखंड के बड़े अधिकारी, कैबिनेट सचिव और जोशीमठ के डीएम, एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। जोशीमठ के लोगों में आक्रोश आखिर क्यों है, अब ये भी जानिए। लापरवाही बरती गई, समय पर ध्यान नहीं दिया गया, 14 महीनों से ध्यान खींचने की कोशिश बार बार की जाती रही, स्थिति हाथ से निकल गई, तब संज्ञान लिया गया, संकट आ गया, तब विशेषज्ञों की टीम आई।
नवंबर 2021 में जमीन धंसना शुरू हो चुकी थी। सरकार समस्या से वाकिफ भी थी। 1 साल से एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर अगर सरकारों को पता था तो फिर समय रहते इस पूरे मामले पर संज्ञान क्यों नहीं हुआ? हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। सूर्य प्रकाश कपूर हमारे साथ भूवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। राम श्रीवास्तव जी भूवैज्ञानिक है, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं भारत 24 पर। बहुत स्वागत आपका भी। आलोक वत्स नेता है बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका भी आलोक जी भारत 24 पर। सुजाता पॉल प्रवक्ता कांग्रेस की, सुजाता जी भारत 24 पर स्वागत है आपका भी। और संदीप गुसाई सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी भारत 24 पर बहुत स्वागत है। तो सभी मेहमानों के स्वागत के साथ सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी आलोक वत्स जी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में। जब 1 साल पहले से आपको इस बात की जानकारी मिल गई थी कि कई ऐसे घर जहां दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं, स्थितियां ठीक नहीं है, तो क्या इस स्थिति का इंतजार था आपको? देखिए मैडम, ऐसी बात नहीं है। ये मामला बहुत पुराना है। 46 साल पहले मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि इसको जितने भी मकान है उसको ध्वस्त कर देने चाहिए, लेकिन ये चलता रहा। उसके बाद भी जो कमेटियां बनती गई उनमें भी ये कहा गया कि यहाँ पानी का जो निकास है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये रिटर्न करके और सब सरफेस एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण ये धंसता चला जा रहा है। तो इन चीजों पर ध्यान आकृष्ट होता गया, लोगों ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। अब नहीं आलोक जी, कदम क्या उठाए गए? देखिए, मैंने आपको कहा ना, 46 साल पहले इस मामले को संज्ञान में लिया गया था और तब कहा गया था कि इन जितने भी मकान हैं उसको यहाँ ध्वस्त कर दिए जाए। लेकिन मकान ध्वस्त करने के बजाय वहाँ और मकान बनते चले गए, होटल आने चालू हो गए। और मैं आपसे आज की स्थिति के बारे में पूछ रही हूँ। आप 46 साल पीछे चले जा रहे हैं। खैर, अगर आप 46 साल पीछे गए हैं तो जरा ये भी मैं आपको बता दूं कि 1936 में भूवैज्ञानिक अर्नोल्ड हिम और अगस्तो गैंगस्टर ने एक भूगर्भीय संरचना को लेकर चिताया था। द थ्रोन ऑफ गॉड में 1938 में इस बात का जिक्र मिलता है। सेंट्रल हिमालय जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्विस एक्सपीडिशन 1936 में एक और रिपोर्ट आई। 1939 में पहली टेक्टोनिक दरारें पड़ी। 1976 में जिसका जिक्र आपने भी किया, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई। उसके बाद अब जरा ये बताइए कि 2001, 2009, 2021 का अगर सिलसिलेवार तरीके से मैं अगर जिक्र करती हूँ तो बीजेपी की सरकारें रही हैं, हालांकि बीच में कांग्रेस की सरकार भी रही। लेकिन सवाल इस वक्त आपसे इसलिए है क्योंकि जब आप 47 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं, आपको पता था, तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, चूक हुई है, सरकारों से चूक हुई है, इस बात को स्वीकारने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी चीज कि यहाँ पर जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि स्ट्रेन एनर्जी काफी है, जिसके कारण ये धीरे धीरे बैठता जा रहा है और ये बरसों से बैठता चला आ रहा है, जिस पर लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता थी, सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता थी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है। त्वरित कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर धामी वहां सैटरडे को ही पहुंच गए। नहीं, आप कह रहे कि कुछ बिगड़ा नहीं है। 25,000 से अधिक परिवार, उस आबादी पर खतरा, लोग अपना आशियाना छोड़कर पलायन करने को मजबूर। आप कह रहे कुछ बिगड़ा नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। मैंने कहा बिगड़ा नहीं। आलोक जी, आप बातों को गोलमोल घुमा रहे हैं। आपके पास मैं लौटती हूँ। सुजाता पाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता जी, आपने भी सुना आलोक जी किस तरीके से 47 साल पहले, 46 साल पहले का जिक्र जब वो कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे आज की स्थितियों को लेकर पूछा जा रहा है तो सिर्फ वो गोलमोल बातों को जवाब दे रहे हैं। मैं गोलमोल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल लूं वत्स जी? देखिए, सच्चाई ये है सुरभि जी कि आज जिस स्थिति को हम फेस कर रहे हैं वो स्थिति आनी ही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसकी जिम्मेदारी भी लेनी है। डेफिनेटली इसके पहले कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, मगर मैं आपको याद करा देती हूँ कि जब इन्हीं परियोजनाओं को रोकने की बात आती है तो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो हमेशा से आंदोलन करने लगते हैं और उनकी सुनी जाती है। मगर आलोक वत्स जी,
आपकी सरकार किसी की नहीं सुनती। 4 धाम रूट पे अब सारे कार्य बंद करें ना, हेलंग और एक मतलब यहाँ पे जो एरिया है इसके बीच में क्यों बंद करना पड़ रहा आपको, मैं बताती हूँ। इसलिए क्योंकि जब जेडी अग्रवाल जी भी, जिनको गुरुदास अग्रवाल यानी कि स्वामी सानंद, जिनकी मृत्यु हो गई 2018 में, जो कह रहे थे कि इन परियोजनाओं को बंद कर दीजिए, त्रासदी आने वाली है, आपकी सरकार ने सुनी नहीं। और प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ पर भी, उत्तराखंड में भी और केंद्र में भी, मगर आपने जब नहीं सुनी तो आपको याद है ना चमोली में किस तरह का डिजास्टर हुआ, तब भी टनल में कितने मजदूर, कितने लोग बह गए। आज भी पता नहीं कितनों के जो शरीर हैं वो निकल भी पाए या नहीं पाए। लेकिन ये जो टनल है इसके अंदर सुरभि जी एक TBM है, टनल बोरिंग मशीन, वो फंस गई थी। और इन्होंने, जिसे कहते हैं, यही शब्द मेरे पास आ रहा है कि पागलों की तरह वहां पे ब्लास्टिंग शुरू कर दी थी। वहां पे जो बाईपास बन रहा है उसकी कटिंग और ब्लास्टिंग हो रही थी। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है जिसपे हम लोकेटेड है। ये जो डेब्री है ये ग्लेशियल डेब्री है जिसके ऊपर ये पहाड़ है, इसकी मिट्टी कच्ची है। और अगर आप इसको एक माइथोलॉजिकल एंगल देते हैं तो हमेशा से कहा जाता था ये शिव की जटाएं हैं, और ये जो जटाएं हैं इन्होंने पानी को रोका हुआ है। आलोक जी ने यहाँ पर किया, उन्होंने ये कहा कि अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस वक्त भी तो सरकार एक्शन में आ चुकी है, कोशिश तो की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वही बता रही हूँ, 3 जनवरी 2023 को काम बंद हो जाना चाहिए था, मगर इन्होंने काम बंद नहीं किया। जनता सड़कों पे आ गई, तब भी इन्होंने नहीं सुना। शाम को मशाल जुलूस निकाला गया था। संघर्ष समिति के अतुल सती जी, वहां के कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी जी, ये बहुत दिनों से चेता रहे थे मगर कोई सुन नहीं रहा था। जब प्रचंड मशाल जुलूस निकला है उस दिन शाम को 3 तारीख को, तब भी सरकार ने 4 तारीख को भी कुछ नहीं किया और 5 तारीख को जाकर काम को बंद करने के आदेश हुए, वो भी SDM के द्वारा। उसके बाद 7 तारीख को मुख्यमंत्री गए हैं वहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए। ये बता रहा है कि ये कमजोर मुख्यमंत्री है। इसका एक राजनीतिक एंगल भी है सुरभि जी, मैं बिल्कुल राजनीतिक एंगल नहीं लाना चाहती, लेकिन है। इसमें मुख्यमंत्री क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने पिछली में और उसी के कंटिन्यूएशन में धामी जी। आपके पास भी लौटूंगी। वो प्रधान, ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि सरकारों की बड़ी लापरवाही यहाँ पर रही है। आपके पास मैं लौटूंगी। संदीप गुसाई हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए, पहले उनसे मैं एक सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद भूवैज्ञानिकों के पास भी जाऊंगी। संदीप जी, आप क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता है, आप समाज में उन सभी कार्यों को देखते हैं कि कैसे बस किसी मनुष्य को, किसी इंसान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन आज जब लोगों के घर उजड़ रहे हैं, अपना आशियाना छोड़ करके उन्हें पलायन करना पड़ा है, और सरकार महज 6 महीने के लिए 4,000 रुपए किराए के तौर पे देती है। 4,000 रुपए में कहां मकान किराए पे मिल जाता है? संदीप जी, आपका ऑडियो म्यूट है, काइंडली आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ सुरभि जी, आवाज आ रही है? जी सुरभि जी, दुर्भाग्य यह है कि उत्तराखंड में जब भी कोई बड़ी परियोजनाएं काम होती हैं, चाहे ऑल वेदर हो या फिर कोई डैम बनते हैं, या फिर केदारनाथ में जैसे पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण काम हो रहा है, तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, चाहे वाडिया इंस्टीट्यूट हो या फिर रुड़की हो, तमाम जितने भी साइंटिस्ट हैं जियोलॉजी के, उनकी बातों को, उनकी चेतावनी को दरकिनार किया जाता है। अभी तो केवल जोशीमठ का है, अभी आने वाले बहुत सारे शहर हैं, गुप्तकाशी उसमें शामिल है, उसमें कर्णप्रयाग शामिल है, उसमें भटवाड़ी शामिल है, उसमें धारचूला शामिल है, उसमें आपका जो घनसाली है वो शामिल है, क्योंकि जो जोशीमठ है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नीचे बसता है और उसमें केवल बड़े होटल वाले नहीं हैं, उसमें कुछ किराएदार हैं जो काम करने वाले थे, होटलों में काम करने वाले थे, क्योंकि ये गेटवे ऑफ हिमालय है, यहाँ पर फूलों की घाटी का रास्ता जाता है, यहाँ पर हेमकुंड साहिब का रास्ता जाता है, दर्जनों ट्रैक हैं। जो हमारा 9th डिवीजन है, माउंटेन डिवीजन जो है, जो रक्षा कर रही है हमारे बॉर्डर की, उसका हेडक्वार्टर है एक तरीके से जोशीमठ। अब वो जोशीमठ खिसक रहा है और सरकार अंतिम समय में आती है, सांत्वना दे रही है, जबकि 1 साल से ये तमाम चल रहा था। अतुल सती का सुधाचा जी ने जिक्र किया
वो पिछले 1 साल से लगातार बोल रहे हैं और केवल इसी मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे। वो अभी हेमकुंड साहिब में जबरदस्ती सरकार ने वहां पर एक हेलीपैड बना दिया, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। और वो ऐसी जगह पर बना है जहां से पूरा एवलांच प्रोन, जो हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं वो बेहतर, मुझसे ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि वहां पर एवलांच प्रोन इलाके में जहां से एवलांच स्टार्ट होता है, बनना शुरू होता है, वहीं पर उन्होंने बना दिया। वहां पर फ्लोरा सोना था, वहां पर डेविस है, उसको बना रहे हैं। वैसे ही जोशीमठ में 5-5 मंजिला बिल्डिंगें बनी है, आज तो बनी नहीं है। बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 70 के दशक में सर्वे हो रहा है, 30 के दशक में हमारे फॉरेनर साइंटिस्ट ने ये बता दिया था कि ये मोरेन में है और जो हेलंग से लेके और तपोवन पूरा जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है उसके बीच है। बिल्कुल ठीक है संदीप जी, आपने सवाल यही तो है, इसी वजह से तो हम बार बार पूछ रहे हैं कि इतने बार, इतनी दफा, अगर कई बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती, रिपोर्ट पेश किए जाते हैं, सर्वे होता है, एक टीम को भेजा जाता है सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और बार बार रिपोर्ट में जिक्र होता है कि किसी प्रकार का कोई बड़ा निर्माण नहीं होना चाहिए, तो लापरवाही तो बनती है सरकार की। क्योंकि जब पता था कि ऐसी स्थिति हो सकती है जोशीमठ की, अगर उन्हें ये जानकारी थी, 1 साल पहले से दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थी घरों पर, तो आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सूर्य प्रकाश कपूर जी हमारे साथ भूवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, आपके पास लौटूंगी संदीप जी। सूर्य प्रकाश जी, क्योंकि आप खुद भूवैज्ञानिक हैं, आप समझते हैं जिस दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, क्योंकि भूवैज्ञानिक होने के साथ साथ में यह भी बात समझ में आता है कि आपको जरूर इस बारे में पता होगा कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकरा रही है या खिसक रही हैं तो भूस्खलन होगा, भूस्खलन से बना और उसके मलबे पर बसा ये शहर। ऐसे में जो निर्माण करवाए जा रहे हैं, क्या आपने इसके पहले भी आपने इस बात का जिक्र किया था कि रोक लगाने की मांग की गई थी? अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। ऐसे में क्या ये कहेंगे कि वाकई सरकार की लापरवाही थी यहां पर? हमने पीके मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 4 महीने पहले 4 ईमेल भेजे थे, मगर पीएमओ ऑफिस बिल्कुल काम नहीं करता। अभी ये जो एनटीपीसी वाले टनल बना के बिजली बनाना चाहते हैं, ये बिजली का बनाने का तरीका जो है ये ऑब्सोलीट तरीका है। बिजली बनाने के नए तरीके आ चुके हैं। हमने आपको अभी अरुण शिवहारे को वीडियो भी भेज दिया है, उसमें फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट नासा उसके ऊपर काम कर रहा है। 34 साल पहले मैंने एडिशनल सेक्रेटरी जीडी सूठा को ये सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं एनर्जी इंडिया मैगजीन का एडिटर हूँ, सरकारी मैगजीन का, मैं उसमें एक एडिटोरियल आर्टिकल लिख सकता हूँ। मैंने कहा साहब ये पूरे विश्व को फ्री में बिजली देने का प्रावधान नेचर ने बना रखा है। उसमें ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर आयोनोस्फीयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सूर्य की गर्मी से आयोनोस्फीयर की डायमेंशन चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ होने से उससे बिजली आती है। 24 घंटे पूरे विश्व को फ्री में बिजली मिलेगी। कोई डैम नहीं बनाना पड़ेगा, कोई सोलर पैनल नहीं चाहिए, कोई विंड मिल नहीं चाहिए, कोई बायोगैस। मगर हमारा देश 100 साल पुरानी टेक्निक के ऊपर अड़ा हुआ है। नया काम उनको बताते हैं, वो हंसी में उड़ा देते हैं। बताओ कि किसी को खुद को नहीं पता है तो मैंने अभी वीडियो भेजा है आपको अरुण शिवहारे को, आप उस वीडियो को देखो और पीएमओ ऑफिस को पूछो कि ये वीडियो मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा को 4 महीने पहले सारी ईमेल में भेजा। ये लोग काम क्यों नहीं करते? पीएमओ की तरफ से देखिए, पीएमओ की तरफ से तो देखिए कोशिश तो पूरी की जा रही है। अगर पीएमओ का इंटरप्शन यहाँ नहीं होता और अगर कोशिश नहीं की जाती तो शायद आज जो स्थितियां है और बद से बदतर हो सकती थी, क्योंकि एक सर्वे की टीम उनके तरफ से अब तैयार कर ली गई है। बार बार लोगों को भेजा जा रहा है, उनके तरफ से जितना मदद संभव हो पा रहा है वो पहुंचाया जा रहा है, किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि पीएमओ तो अब जागरूक हुई है, लेकिन क्या जिम्मेदारी धामी सरकार की नहीं बनती थी कि पहले ही केंद्र से मदद मांग ली जाए, गुहार लगा दी जाए, उन तक की खबर पहुंचा दी जाए कि आपकी जरूरत है मदद की? पूरे के पूरे देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो सोई रहती है। राजनीतिज्ञ जो हैं वो किसी भी काम में संवेदनशील बिल्कुल नहीं हैं। आप प्रधानमंत्री को ले लो, प्रधानमंत्री को हमने पीएमओ पोर्टल के ऊपर चिट्ठियां डाली, वो सारी की सारी बंद कर दी जाती हैं। हमें धमकियां दी जाती हैं कि आप ये जो फाइल है क्लोज हो चुकी है। हम जितने प्रपोजल देते हैं, पीएमओ का पोर्टल एक दिखावा है। जो आईएएस ऑफिसर बैठे हैं एमएनआरई के अंदर,
मैं ललित बोरा है जॉइंट सेक्रेटरी, मैं 2 महीने पहले मीटिंग करके आया हूँ। जो किशन पाल गुर्जर है उसके साथ 2 मीटिंगें की हैं 6 महीने पहले, उनको प्रपोजल दिए हैं। ये मोदी सरकार कहने को कहती है गुड गवर्नेंस, मैं कहता हूँ इससे घटिया सरकार कोई नहीं है। किशन पाल गुर्जर से पूछो मैंने बताया कि नहीं बताया। नितिन गडकरी का पीए कुणाल जोशी नितिन गडकरी से मिला, मैंने कहा आकाश की बिजली का दोहन करो, क्यों नहीं करते। ये सरकारें जो हैं सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए या एमएलए 50-50 करोड़ में ठीक है सूर्य प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकारें काम नहीं करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारों की लापरवाही थी। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ भूवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। राम श्रीवास्तव जी, अभी आपने सुना सूर्य प्रकाश जी को, साथ ही संदीप जी को भी आपने सुना, और आपने आलोक वत्स जी और सुजाता जी को भी सुन लिया। अब अंत में मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि जो स्थिति आज इस वक्त जोशीमठ में बनी हुई है, अब कर्णप्रयाग में भी ऐसी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। क्या आप भी मानते हैं कि अगर इस तरीके के बड़े निर्माण नहीं हो तो शायद इन जगहों को बचाया जा सकता है? सुरभि जी, सूर्य प्रकाश जी के जो चर्चा है उसका मैं सादर नमन करते हुए कोई टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगा जी, क्योंकि हो सकता है कि वो जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वो अभी भूविज्ञान में कहीं देखने में नहीं आई है, और ऐसा कोई प्रमाणिक प्रमाण नहीं है कि आसमान की बिजली खींचकर धरती पे उपयोग किया जाए। जहां तक सवाल आपके राजनीतिक प्रवक्ताओं का है, तो मेरा उन दोनों से सीधा निवेदन है कि कृपया प्राकृतिक आपदा को राजनीतिक फुटबॉल का मैच ना बनाए, एक दूसरे पर दोषारोपण करें, और जो बड़े भवनों के निर्माण या बड़े तालाबों के या डैम नहीं, राम श्रीवास्तव जी, एक मिनट, आपने अभी जिक्र किया कि प्राकृतिक आपदा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपने इसे प्राकृतिक आपदा तो नाम दे दिया, लेकिन प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे तो अपनाएगी। सुरभि जी, मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी 22 अक्टूबर 2019 को रॉजर बिलम ने 60 पेज का एक डॉक्यूमेंट जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में पब्लिश किया है, उसको पढ़ लीजिए, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। हिमालय का पूरी जितना भी श्रृंखला है, 17 भागों में से 11 भाग अभी भी ऐसे अंश हुए हैं जहां मैक्सिमम स्ट्रेन प्लेट टेक्टोनिक के कारण आ रही है, और ये भी बिल्कुल सही है बात कि 1000 साल में जो 8 रिएक्टर का हर शताब्दी के सहस्त्र साल के बाद जो मेगा अर्थक्वेक आता है वो किसी भी समय आ सकता है। तो आज आवश्यकता ये नहीं है कि जो हुआ है वो किसकी गलती है और क्यों हुआ है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमको, यानी आपका मानना है कि अगर कोई विकास के लिए काम किया जा रहा है या एनटीपीसी की तरफ से अगर किसी प्रकार का कोई परियोजना कार्य चलाया जा रहा है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है? देखिए, गलत नहीं है बशर्ते कि नियमानुसार उसमें तकनीकी ज्ञान का उपयोग करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो तकनीकी ज्ञान का ही तो सवाल है राम श्रीवास्तव जी, तकनीकी ज्ञान का ही तो सवाल है कि अगर पहले से इतने सर्वे हुए, पहले से रिपोर्ट्स पेश की गई और ये बार बार इस बात का जिक्र आता है और कहा जाता रहा, वहां के लोगों का भी आरोप है कि अगर इस तरीके से इन निर्माणों को रोक दिया जाता, नहीं करवाया जाता, तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना जिसका जिक्र आ रहा है, इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोग भी आरोप लगा रहे, वहां जो जिस तरीके से ब्लास्ट किया जा रहा है, आर्टिफिशियल भूकंप पैदा हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं, जमीनें दरक रही है, घर दरक चुके हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो हमारे कारण नहीं हो रहा है, माइक्रो ट्रेमर्स जो आ रहे हैं, आपने उस परियोजना का तो देख लिया, लेकिन जोशीमठ के और एक 200 किलोमीटर के भीतर अगर आप देखेंगे, चाइना ने वहां पर कितने ब्लास्ट किए हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है, जब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पूरा का पूरा कैलिफोर्निया एंड्रयूज रिफ पर बचा हुआ है, वहां 100 मंजिल बड़े मकान है, बड़े बांध। ठीक है सुजाता जी, कुछ कहना चाहिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ। सुजाता जी, आप अपनी बात रख लीजिए। जी,
देखिए सुरभि जी, हमारे जो पहाड़ हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन्स की श्रेणी में आते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है श्रीवास्तव जी कैसे इनको एंडीज या एल्प्स या किसी और से कंपेयर करने की सोच भी सकते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब होता है कि उनकी मिट्टी अभी ढीली हुई है, अभी वो पूरी तरह से सेटल्ड नहीं है, ये ग्लेशियल डेब्री से बना हुआ है। और वहां पर क्या हुआ, वही हुआ जो धौली गंगा प्रोजेक्ट में हुआ था रेणी में फरवरी 2021 में। और वहां पे भी एक टनल फंस गया था, टनल में एक मशीन फंस गई थी, आपको याद होगा। यहाँ पे भी एक टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन फंस गई, जिसको निकालने के 200-250 ब्लास्ट करे जा रहे थे। वहां पे रोड की कटिंग हो रही है। अंग्रेज भी जो है वो जो रोड बनाते थे पहाड़ में, उससे पत्थर को हाथ से तुड़वाते थे, समय ज्यादा लगता था, मशीन नहीं इस्तेमाल करते। तो ये पता नहीं क्या कह रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप यहाँ की बात करते हैं तो इसका जो पौराणिक महत्व है उसको भी नहीं आप जुटला सकते। तो यानी कि सरकार की नजर तो रही होगी इस पे। जब सरकार की नजर रही तो राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार को क्यों नहीं बता पाई? आपको पता है 2500 साल पुराना कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था, उसमें भी दरार आ गई है, वो फट रहा है। तो ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये कई दिनों से हो रहा था। और जो रेलवे प्रोजेक्ट, ये तो कहते हैं ना कि विकास होना चाहिए, जैसे ही आवाज उठाओ तो कहते हैं कि आप विकास के विरोध में हैं। जो मिस्टर रवि चोपड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग, हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने आखिर में तंग आकर इस्तीफा दे दिया था। इसलिए क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि जो पहाड़ है उनको काटो मत, चारधाम यात्रा में ये जो प्रोजेक्ट है इसको रिव्यू करो। तो रिव्यू करने में मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट उसको लगातार रिव्यू करते और चेक करते हैं कि अब यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, रोकने की जरूरत तो नहीं है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और ये सरकार, अभी जो एक पैनलिस्ट बोल रहे थे उसी में मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के बड़े पद्मश्री और पद्म भूषण है, संदीप गोसाई जी से पूछ लीजिएगा, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि सरकार से वो पद्मश्री और पद्म भूषण और बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो ले चुके हैं। लेकिन आज जब आपदा आई है तो वो भी पर्यावरण को दोष देंगे, मगर पर्यावरण अगर संवेदनशील है तो हमें बहुत ध्यान से कार्य करना चाहिए। कहाँ है अनिल जोशी, कहाँ है कल्याण सिंह रावत महती, और कहाँ है साइंटिस्ट एमपीएस बिष्ट, ये सब एक्सपर्ट्स है, मगर उनके मुंह पे आज ताला लगा हुआ है। और मैं जानना चाहती हूँ इनसे कि इन्होंने क्यों नहीं कहा सरकार से कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि आज सरकार जो है आज हड़बड़ कर रही है। और आपने खुद ही कहा कि पीएमओ ने संज्ञान लिया, पहाड़ हमारे। आलोक जी, आपको ये भी बता दें कि जोशीमठ में संकट को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। और वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम खुद जोशीमठ संकट पर नजर बनाए हुए हैं, यह अच्छी बात है। आपको सुनवाते हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से महिमा सिंह कंवर की यह खास बातचीत। तो देखिए, जोशीमठ में जिस तरह से प्रलय आई है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इस वक्त खुद ग्राउंड पर लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं स्वामी जी अविमुक्तेश्वरानंद जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। आपने लोगों से बातचीत की और आप उनसे मिलने के लिए पहुंचे, लोग क्या कह रहे हैं? काफी ज्यादा परेशान लोग कह रहे हैं कि हमको 2 गारंटी अगर मिल जाए तो कुछ हमारा दर्द कम हो सके। और वो 2 गारंटी ये है कि एक तो हमारे प्राणों के रक्षा की गारंटी हो जाए, और दूसरे जो हमने जीवन भर की कमाई से अपना दुकान मकान बनाया है वो टूट जाने के बाद वैसा ही हम बना सकेंगे, सरकार इतनी हमारी मदद कर देगी, इसकी गारंटी मिल जाए तो लोगों का दुख कम हो सकता है। 2 बातें निकल करके आ रही हैं। देखिए, ये इतिहास की अगर बात की जाए, आज से 10 साल 20 साल या 50 साल हजारों साल पुराना इतिहास है और संकट इस पर लगातार बढ़ पा रहा है। राज्य सरकार ने हालांकि ये कहा कि अब लोगों की मदद की जाएगी और इसको संरक्षण दिया जाएगा। उधर प्रधानमंत्री भी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ठीक है, मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी। अगर प्रधानमंत्री जी को संज्ञान हुआ है और वो मीटिंग कर रहे हैं तो ये तो शुभ संकेत है ना कि वो विचार कर रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छा सोचेंगे। तो अगर कुछ भी काम करना है तो उसके लिए मीटिंग तो करनी पड़ेगी, और वो कर रहे हैं तो हमको ठीक लग रहा है कि कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ महिमा सिंह कंवर, भारत 24 जोशीमठ। और चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं, और साथ ही आलोक जी बार बार कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास हम जाएंगे। सुजाता पॉल जी भी जिस तरीके से बता रही थी कि कैसे लंबे समय से इस तरीके की शिकायतें मिलती रही लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही तो बढ़ती गई है। आलोक बत्सी, क्या कहना चाह रहे थे आप? अपनी बात रख लीजिए। देखिए सुरभि जी, ये समय राजनीति करने का नहीं है। दोषारोपण होगा तो तमाम सब नंगे हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये
आपदा है, प्राथमिकता है पहले लोगों की जान माल और उनको स्थानांतरित करने के लिए, जिस पर राज्य आलोक जी सरकार। ये सिर्फ तभी याद क्यों आता है कि राजनीति करने का समय नहीं है जब बात आपकी सरकार पर आ जाती है? जब मेरी बात आप सुन लीजिए, आप मुझे पूरा करने दीजिए तभी आप मेरी बात समझ पाएंगी। मैंने पहले भी किया था, 1976 में ही मिश्रा कमेटी ने बताया था कि होटल, रेस्तरां, इमारतें यहाँ पर बन रही है, लेकिन उनका जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये बैकफायर कर रहा है। रेल परियोजना क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे? आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था। आप मुझे बताइए 1976 में कहा तो आपकी सरकार क्यों कर रही है? क्यों मोदी जी कह रहे हैं कि हम बेइंतहा यहाँ पे विकास करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करेंगे? ये अनियंत्रित विकास का नतीजा है जो आज उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। इसके जिम्मेदार यदि कोई है तो मोदी सरकार है, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के तो बस का कुछ नहीं है। ये बताइए कि रेलवे प्रोजेक्ट क्यों रोका गया? रेलवे प्रोजेक्ट अब केवल पीपल कोटी तक आएगा, पहले बद्रीनाथ तक जा रहा था, इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि वे जानते थे यहाँ खतरा है। 2 महीने पहले रोका गया, तो 2 महीने पहले इस टनल में काम क्यों नहीं रोका गया? एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं रोका गया? ये तब क्यों रोका गया जब लोगों ने आंदोलन किया? 3 जनवरी से 5 जनवरी का समय क्यों लगा? जब पहली दरार मनोहर एरिया में आई थी और वहां पर कोई मकान नहीं है। ये केवल और केवल ये टनल बोरिंग मशीन के लिए जो आप विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो बाईपास की कटिंग और ब्लास्टिंग हो रही है, उसके कारण है। क्यों नहीं रोका? ये बताइए कि कैसा विकास है? ये अनियंत्रित विकास है जिसके कारण उत्तराखंड की जनता आज उसका खामियाजा भुगत रही है और एक पौराणिक शहर डूबने की कगार पे पहुंच गया है। देने दीजिए सुजाता जी, आलोक जी को अपनी बात रख देने दीजिए, उसके बाद उनसे सवाल भी लेंगे। कांग्रेस वालों की आदत है तू मैं करने के बात को ठंडा कर देना। मैं इनसे पूछिए कि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट 40 साल पहले 1976 में आई थी, क्यों नहीं रोका? अगर ये झूठ आज किसकी सरकार की? अरे तो रोका क्यों नहीं? मोदी जी ने क्यों किया? मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर नहीं चले जाते? वो कह रहे हैं नहीं हम तो सड़क भी काटेंगे, वो कह रहे हैं कि हम तो पहाड़ भी काटेंगे, वो कह रहे हैं हर परियोजना को बनाएंगे। अरे स्वामी सानंद उनकी मौत हो गई, क्यों? क्योंकि वो आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे कि इन परियोजनाओं को रिव्यू करो, बंद करो। 2009 में मनमोहन सरकार ने जो प्रोजेक्ट बंद किए थे आपको पता भी है, इसी कारण से प्रोजेक्ट बंद किया गया था क्योंकि स्वामी सानंद ने भागीरथी रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनके खिलाफ बोलना शुरू किया। और 2009 में मोदी सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह सरकार थी जिन्होंने उस पर रोका। और आज मोदी सरकार है, वो कहती है हम तो विकास करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे बिना पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाकर। उसी का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। उत्तराखंड की जनता माफ नहीं करेगी आपको। जोशीमठ की जनता की पहचान खत्म कर दी आप लोगों ने। वो कहाँ जाएंगे? उनके घर लुट रहे हैं। सोचा है कभी आपने बैठकर बोलना बड़ा आसान हो जाता है? जोशीमठ के लोगों के पास जाइए। और सवाल का जवाब दीजिएगा। 2009 का जब सुजाता जी ने जिक्र किया ये, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी 2009 में ये बात रखी गई थी, एक मिनट 2009 में ये बात रखी गई थी कि एनटीपीसी की तरफ से जो टनल तैयार किया जा रहा है उसमें एक लीकेज है, और उस लीकेज से 24 दिसंबर का ये पूरा रिपोर्ट था और उसमें इस बात का जिक्र आता है कि एक लीकेज है, उस लीकेज से प्रति सेकंड 600 लीटर पानी का रिसाव हो रहा है। समय रहते क्यों एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, एनटीपीसी की जो बात ये बार बार टनल की कर रही है, उसमें सेन ने कहा था कि हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि किसी खास प्रोजेक्ट या किसी खास वजह से ये संकट आया है। यहाँ बहुत स्पष्ट करके उन्होंने इस बात को कहा था, लेकिन ये बार बार कर रही है। अच्छा, आप मानते हैं या नहीं मानते आलोक जी कि सरकार की लापरवाही रही है? मैं मानता हूं सरकारों की लापरवाही रही है, सरकार की नहीं। इस सरकार की लापरवाही है, ये मोदी सरकार की लापरवाही है। रवि चोपड़ा जी ने हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी। स्वामी सानंद की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उनकी किसी ने सुनी नहीं। ये कारण है। वहां की जनता बार बार गुहार लगा रही थी, कोरोना के समय में कह रही थी कि इस तरह के विकास की
जरूरत नहीं है। आपने तो कोरोना के समय में जब आलोक लॉकडाउन जी, चल रहा था आलोक जी, प्लास्टिक खरीदी केदारनाथ सवाल में भी। देखिए सिर्फ इतना है कि अगर आप मानते हैं कि लापरवाही हुई है तो आप ये भी मानते होंगे कि अगर वक्त रहते, समय रहते कदम उठा लिए गए होते तो शायद आज उन परिवारों को अपना आशियाना नहीं छोड़ना पड़ता, उन बच्चों के जीवन पर खतरा नहीं मंडराता जो इस वक्त स्कूल कर रहे हैं लेकिन उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, कॉलेजेस छोड़ने पड़ रहे हैं, अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और दूसरी जगह अपने परिवारों के साथ पलायन करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदा, सुनामी ये सब बोल के नहीं आती है। प्राकृतिक आपदा के अरे आलोक जी कैसी बात कर रहे हैं आलोक जी, क्या प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कैसे हो गई जब बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि मेजर ब्लास्टिंग की वजह से आर्टिफिशियल भूकंप जैसी स्थितियां वहां पैदा हो रही है, चट्टानें दरक रही हैं। आपको जब पता है कि भूस्खलन के मलबे पर बसा ये पूरा शहर है तो क्या आपको समय रहते एक्शन नहीं लेना चाहिए था? सरकार सो रही थी क्या आपकी? मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जहां कहीं भी जिस किसी भी पहाड़ पर जरूरत से ज्यादा मकान, रेस्टोरेंट और इमारतें बनेगी, बिल्कुल झूठ उन बोल सबका रही है। देश सवेर मैं यही हाल इनको होगा। बता दूं कि मनोहर तो आप इंतजार कर रहे थे आलोक जी, इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि लोग बेघर हो जाए, कड़ाके की ठंड में बाहर सड़कों पर सोने को मजबूर है, इंतजार था इस दिन का। सालों पहले बनी हुई इमारतें हैं, ये हमारे समय में बनी हुई इमारतें नहीं है। ये तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक मिनट, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या लोगों की गलती है? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि लोगों की गलती है? सालों पहले के मकान थे तो क्या उनको दुरुस्त नहीं करवाया जाएगा? क्या उनको सुरक्षित स्थानों पर नहीं ले जाएगा? और 4,000 महीना आप ये दे रहे हैं कि आप ये पकड़िए 4,000 रुपए और रेंट अपना आप इसी से गुजर बसर कीजिए। हमको ले जा रहे हैं, हम कहीं भी इसका कोताही नहीं बरत रहे हैं। नहीं, यहाँ तक कि ठीक है आलोक जी बताइए ना, 6 महीने के लिए 4,000 रुपए आप रेंट के लिए दे रहे हैं लोगों को, क्या 4,000 में उनका गुजारा हो जाएगा? हम उनके लिए मकान बना के देंगे, हम उनको जब विस्थापित होंगे तो उनको मकान बना के देंगे। अब है कि अभी फिलहाल के लिए उनकी पहचान लूट लिया। ठीक है, आपके इसी बयान को रिकॉर्ड में रखा जाएगा आलोक जी, आपके इसी बयान को रिकॉर्ड में रखा जाएगा और उसके बाद आपसे पूछा भी जाएगा कि कितने मकान बनवा करके दे दिए लोगों को। सुजाता जी जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। सुरभि जी, जो पहली दरार आई थी वो मनोहर भाग जो बहुत ऊपर है, बहुत दूर है मेन जोशीमठ से, वहां पे आई थी। वहां कोई मकान नहीं है, इसलिए ये समझना होगा कि ये ब्लास्टिंग की वजह से, जैसे ही ब्लास्टिंग रोकी गई 3 तारीख को जब हल्ला मचा और ब्लास्टिंग के बाद लोगों ने आंदोलन किया, वैसे ही वो जो दरारें एकदम बढ़ रही थी वो धीरे धीरे करके वो कम होनी शुरू हुई। और उसके बाद वो क्योंकि वो शुरुआत तो हो ही गई थी तो धीरे धीरे वो होती रही, लेकिन जिस स्पीड से दरारें आ रही थी सुबह के टाइम पे उस तरीके से नहीं हो रहा था। ये आलोक बख्श जी को मालूम ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटी को पता लगाइए आलोक बख्श जी, केवल टीवी पे बैठ के बातें मत करिए। सच्चाई ग्राउंड रियलिटी आपसे ज्यादा जानते हैं हम लोग। जनता के लोगों की पहचान को छीन लिया है, जो कई जनरेशन से उस वहां रह रहे थे, उनके बच्चे आज कहाँ जाएंगे? वो कहाँ बताएंगे कि कभी हमारा घर यहाँ होता था? आपको शर्म आनी चाहिए। हम लोग भारत से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं। आप भारत मुक्त कांग्रेस की प्रतिनिधि हैं। कोटी तक क्यों आ रहा है रेलवे? पहले तो आप रेलवे को यहाँ मैंने कहा ना, आप भारत 2 महीने पहले रोका, आप और 2 भारत महीने मुक्त पहले कांग्रेस की रोका, प्रतिनिधि तो ये हैं। बताओ हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। वहां पर एनटीपीसी का कार्य तभी क्यों नहीं रोक दिया जब रेलवे प्रोजेक्ट आपने पीपल कोटी तक रिस्ट्रिक्ट किया 2 महीने पहले? तो क्यों नहीं स्टॉप किया एनटीपीसी का कार्य? इसका जवाब है आपके पास? नहीं, क्योंकि आपके साइंटिस्ट, आपके जो पर्यावरण बिल्कुल सुजाता जी ठीक है। आपने इसी बात से जुड़ा हुआ एक और सवाल है आलोक जी आपसे। देखिए आपने जिक्र किया कि लापरवाही है, आप इस चीज को आज समझ रहे हैं, लेकिन जब दरारें पड़नी शुरू हुई आपको 1 साल पहले से इस बात की जानकारी भी थी, रिपोर्ट्स भी कई सारे आपने पढ़े होंगे, लेकिन जब इस तरीके से बड़े निर्माण कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था उस दौरान जब आपको पहले से पता था कि ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं और भयावह वो दृश्य हो सकता है, तो फिर पहले समय रहते ही तो उचित एक्शन लिया जाना चाहिए ना। और दूसरी चीज ये, आज उन परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई है, आज उन परियोजनाओं पर रोक लगाई गई है, यानी आप भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि शायद उन परियोजनाओं की वजह से आज ये क्षति वाली अवस्था में जोशीमठ पहुंच चुका है। देखिए वैज्ञानिकों का भी कहना है कि एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है। उसमें एक कारण जो आप कह रही है वो भी हो सकता है, वही एकमात्र कारण नहीं है। एक कारण हो सकता है या है आलोक जी, हो सकता है या है? अगर नहीं होता
तो आप शायद से उन परियोजनाओं पर आज आपकी सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया होता, रोक नहीं लगाया होता। मैंने आपसे कहा ना, वो भी एक कारण हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि वो कारण नहीं है, लेकिन वही एकमात्र कारण नहीं है। आप कांग्रेस ठीक है, आप दोनों के पास राम श्रीवास्तव जी के चेहरे पर मैं बहुत देर से मुस्कान नोटिस कर रही हूँ। राम श्रीवास्तव जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो जरा मैं उनसे जानना चाहूंगी, अभी तक आपने ये पूरी बयानबाजी सुनी, आपने वो विवाद भी सुना और साथ ही साथ आपने ये भी सुन लिया कि किस किस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। राम श्रीवास्तव जी, जरा ये बताइए कि आपको इसमें क्या ऐसा महसूस हुआ जिस पर आप इस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं? इनकी बातों को सीरियसली लेगा ये कांग्रेस मुक्त भारत की प्रतिनिधि, इनकी बात कौन सुन रहा है? क्या मुझे इजाजत देंगे कुछ बोलने की आप लोग? बिल्कुल, राम श्रीवास्तव जी बोलिए ना। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि इतने संवेदनशील और नाजुक मौके पे हम लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर इस तरह से आक्षेप लगा रहे हैं। ये समय मैं आपके टाइम में बिल्कुल नहीं बोला, चुप रहिएगा, मेहरबानी करके आपके टाइम में मैं बिल्कुल नहीं बोला। ठीक है सुजाता जी, राम जी को भी थोड़ा बोल लेने दीजिए, थोड़ा बोल लेने दीजिए। भारत मुक्त कांग्रेस की प्रतिनिधि को कहिए, सुने लोगों, कृपया इस मौके पर किसी भी तरह राजनीतिक लोगों के दोषारोपण परस्पर ना करें। जोशी ये आप सड़क पर लोगों से मुक्त करा रहे हैं, कुछ तो शर्म करिए वत्स जी। अरे भाई, ये वोटों को कमाने के लिए सड़क पर चिल्लाइए, ये इस समय की जो तकनीकी बहस हो रही है ठीक से बात करिए श्रीवास्तव जी, अपनी हद में रह के बात करिए, सड़क और गली की बात मत करिए, वरना मेरे को भी आता है आपको बताना कि गटर पे क्या होता है। ठीक है, ठीक है, बताइए सुजाता जी और राम श्रीवास्तव जी, मैं आप दोनों से अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। निजी टिप्पणी ना करें। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कृपया करके इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें। अमर्यादित भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। राम श्रीवास्तव जी, आपको कोई बात रखनी है, आप अपनी बात रखिए। अमर्यादित भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लोग करते हैं। अरे भैया, ये बताओ कि जोशीमठ के लोगों को क्यों इस स्थिति में पहुंचाया है? जोशीमठ से क्या बैर है आपका? जोशीमठ के लोगों की पहचान खत्म हो रही है और आपको कांग्रेस की चिंता हो रही है। ठीक है सुजाता जी, कोई बात नहीं। राम श्रीवास्तव जी भी अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे, लेकिन सूर्य प्रकाश जी जरूर कुछ कहना चाह रहे। सूर्य प्रकाश जी बताइए। बहुत कुछ चाहता हूँ, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, तो लेकिन आप बोलिए ना राम श्रीवास्तव जी, आप बोलिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ, आपको बोलने से तो किसी ने रोका नहीं है। अगर सुजाता जी बोल भी रही है तो आप तो बोल सकते अपनी बात। मैं बोल ही रहा हूँ, वही चीज बोल रहा हूँ। चुप इसलिए हूँ कि जो जिस तरह की बहस चल रही है उसको शायद मैं उसका अभ्यस्त नहीं हूँ। मेरा तो कहना ये है कि ये तकनीकी मुद्दा है, इस तकनीकी मुद्दे को हम तकनीकी आधार पर ही परीक्षण करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जो वैज्ञानिक आधार है, कि आज की तारीख में हिमालय की पूरी तराई में 15 में से 10 स्थान ऐसे हैं जो इस तरह की दरार कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। अभी तो सिर्फ जोशीमठ में आई है, ये और दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है, उसकी हमको तैयारी करना चाहिए। तो राम श्रीवास्तव जी, फैल तो रही है, अब अगला नंबर शायद कर्णप्रयाग का है, वहां पर भी दरारें आनी शुरू हो चुकी है। आप कह रहे हैं, आपने इससे पहले आप ही के मुख से निकला ये बयान था और आपने कहा था कि प्राकृतिक आपदा, आपने भी इसे प्राकृतिक आपदा कह दिया। अब आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज पर विश्वास रखना चाहिए, विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, उस और भी काम किया तो काम कीजिए, काम करने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल बार बार ये कि ऑल्टरनेट प्लान भी तो होना चाहिए। अगर इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, आपने बात किया विकास का, तो विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से लोगों की जीवन पर जब बनाए ऐसे। सूर्य प्रकाश जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, जो अभी जियोलॉजिस्ट साहब ने कहा कि सूर्य प्रकाश कपूर जी जो बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कैलिफोर्निया में हॉरिजन रिसर्च पब्लिकेशन ने मेरा पेपर छापा था 2014 का, अर्थक्वेक एंड जियोथर्मल एनर्जी, वो गूगल पे अवेलेबल है। ये लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं? ये 50 साल पुराने विज्ञान पे क्यों खड़े हैं? अभी ये कहते हैं 8 डिग्री रिक्टर स्केल का भूकंप हिमालय के अंदर एक्सपेक्टेड है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने वो पेपर पढ़ा? अब मैं आपको उसका सोल्यूशन देता हूं। जो 8 डिग्री रिक्टर स्केल का भूकंप है, हम उसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? मैं आपको जो भावी डिसास्टर होने वाला है,
मैं उसका सोल्यूशन देने वाला हूँ, सुनिए ध्यान से। हमारे देश में 330 गर्म पानी के चश्मे हैं, उसमें से सिर्फ 150 अकेले हिमालय में हैं, 60 महाराष्ट्र में हैं, बाकी रेस्ट ऑफ दी कंट्री हैं। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा भूकंप जो है 60% हिमालय में आते हैं, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी और जो प्लेट टेक्टोनिक है, इन दोनों को मिलाने से जियोथर्मल एनर्जी का विस्फोट होता है तो भूकंप आता है। जो प्लेट टेक्टोनिक है उसकी स्पीड रिड्यूस की जा सकती है। ये जो 8 डिग्री रिक्टर स्केल का भावी भूकंप है उसको रोका जा सकता है। आप 150 गर्म पानी के चश्मों से जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के गर्मी निकालिए। अगर 8 डिग्री रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया तो पूरे का पूरा नॉर्थ इंडिया जो है हिंदुस्तान के नक्शे से हट जाएगा। उसमें हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ये नेपाल और ये नॉर्थ ईस्ट सारे का सारा ध्वस्त हो जाएगा। भारत माता का मस्तक उड़ जाएगा। अभी भी मैं इनको कहता हूं, ये कैलिफोर्निया वालों रिट्रोफिटिंग की बातें छोड़ दें। सैन एंड्रियास फॉल्ट में जो भूकंप आया था, सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है कंजर्वेटिव जोन है, हिमालय का उससे कोई लेन देन नहीं है। हिमालय सबडक्शन जोन है। जो लॉजिक सैन एंड्रियास फॉल्ट से निकला वो पूरे विश्व के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। धरती के ऊपर 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। हिमालय की प्लेट बाउंड्री जो है सैन एंड्रियास फॉल्ट की प्लेट बाउंड्री से अलग है। सूर्य प्रकाश जी, अगर सेस्मिक जोन 4 में पहले से ही हिमालयन रेंजेस को रखा जाता रहा है, जोशीमठ भी सेस्मिक जोन 4 में आता है, तो ऐसे में तो ये बहुत स्वाभाविक तौर पर हर किसी को समझना बहुत उचित हो जाता है कि आपको ये कैसे समझ नहीं आया कि इतने बड़े निर्माण, इतनी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर इस तरीके से अगर बनेंगी और बड़े बड़े विस्फोटक का सामानों का इस्तेमाल किया जाएगा तो जायज सी बात है कि ऐसी दरारें तो नजर आएंगी। जी सूर्य प्रकाश जी, इन्होंने ठेकेदारों से कमीशन पैसे खाए हुए हैं। इन्होंने रूलिंग पार्टी ने पैसे खाए हुए हैं ठेकेदारों से। ये उस कमीशन की खातिर जनता को मंगवा रहे हैं। ये जानबूझ के इन परियोजनाओं को नहीं छोड़ सकते क्योंकि इन्होंने एडवांस पैसे दे रखे हैं। इनको पता है कि ये परियोजनाएं इतने जिस जगह पे हिमालय के अंदर जो राम श्रीवास्तव जी आपकी बातों से वाकिफ नहीं रख रहे हैं, आप जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया निकालिए। जी ठीक है, राम श्रीवास्तव जी क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि जिस तरीके से सूर्य प्रकाश जी अगर अपनी बात रख रहे हैं तो आप उनकी बातों को नकारते चले जा रहे हैं। उसका मेरे पीछे इसका पर्याप्त वैज्ञानिक आधार है और मैं निवेदन करूंगा विनम्रता के साथ कि कृपया रॉजर विलम का जो 60 पेज का अभी ताजा डॉक्यूमेंट आया है जो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में पब्लिश हुआ है उसका अध्ययन कर ले। और जहां तक गर्म पानी के चश्मे का इस्तेमाल करके और उससे जो है भूकंप को दूर करना, ये अस्वाभाविक चीज है। आज की तारीख उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और जो गर्म पानी के चश्मे हैं वहां गंधक का डिपॉजिट होता है, इसके कारण भी आते हैं। खैर ये एक विवादास्पद तकनीकी विषय हो सकता है, लेकिन विकास और प्राकृतिक आपदाओं के बीच हमको सुरक्षात्मक तरीके से विकास को करना पड़ेगा, उसको हम नहीं रोक सकते। ये बात जरूर मैं मानता हूं कि कहीं टेक्निकल चूक हो सकती है, उस चूक के आधार का अनुभव का लेकर हम जो है विकास को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये सोचना बिल्कुल असंभव है कि भविष्य में यहाँ भूकंप नहीं आएंगे। भूकंप आएंगे, लगातार आएंगे, बड़े भी आएंगे, छोटे भी आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से हमारा कोई नहीं रोक सकता है राम श्रीवास्तव जी, लेकिन कदम तो उठाए जाने चाहिए। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन सूर्य प्रकाश जी जल्दी से आप दे दीजिए, क्योंकि अभी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। आप इनको पूछिए, भद्राचलम में आंध्र प्रदेश में 1968 में भूकंप आया, क्या वो हिमालय की प्लेट मूवमेंट थी? वो जियोथर्मल एनर्जी का विस्फोट था। महाराष्ट्र लातूर में भूकंप आया, क्या वो हिमालय की प्लेट थी? जबलपुर में भूकंप आया, क्या वो हिमालय की प्लेट थी? कच्छ भुज में भूकंप आया 26 जनवरी 2001 को, क्या वो प्लेट टेक्टोनिक थी? इन लोगों को कुछ भी नहीं आता। ये लोग कुर्सी के ऊपर बैठ के सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी, ये जो धरती है 14,500 किलोमीटर व्यास है, उसमें से 100 किलोमीटर का समय का थोड़ा अभाव है। सुजाता जी भी कुछ कहना चाह रही है, चलिए मैं आपके पास आती हूं। सुजाता जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं आपको संघर्ष समिति के जो 5 मांगे हैं उनके बारे में बता रही हूँ, जो आपदा प्रबंधन सचिव। जियोथर्मल एनर्जी के बिना गुजारा नहीं इस धरती का। आपदा प्रबंधन
के जो सचिव है उनसे संघर्ष समिति की बातचीत हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, मगर उनको शायद पता ही नहीं कि क्या 5 मांगे रखी गई है। तो मैं आपके माध्यम से उन तक संघर्ष समिति की ये 5 मांगे रखना चाहती हूँ कि एनटीपीसी की परियोजना पूरी तरह से बंद कर दी जाए, हेलंग मारवाड़ी बाईपास पूर्णतया बंद हो और एनटीपीसी के साथ जो पहले 2010 में समझौता हुआ था उसे लागू किया जाए ताकि घर मकानों का बीमा कराया जा सके। चौथा, जोशी में जिस तरह से अब हुआ है तो इनके पुनर्वास विस्थापन वगैरह का कार्य ठीक से करा जाए, उसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की गठन हो। और 5वां और आखिरी मांग ये है कि जोशीमठ में तत्काल प्रभाव से जो लोग हैं उनके लिए आवास, भोजन वगैरह की जो है अभी प्रबंध करा जाए, क्योंकि वहां पे स्थिति बहुत भयावह हो गई है और अभी भी आंदोलन चल रहा है। सुजाता जी बिल्कुल ठीक है। संदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए क्योंकि समय का अभाव है। देखिए सुरभि जी, अगर कांग्रेस सरकार में रहती तो यही स्थिति कांग्रेस में होती, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं अपनी बात खत्म करने के लिए। 2013 में केदारनाथ डिजास्टर आया था और उसके बाद जो हाई लेवल साइंटिस्टों की कमेटी थी उसने जो रिकमेंडेशन दी थी केदारनाथ को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो उससे ठीक उल्टा हुआ। केदारनाथ में भी पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर अंधाधुंध काम किया गया। आज बीजेपी की सरकार है, वहां पर अंधाधुंध काम कर रही है। और अभी जोशीमठ के बाद जो गुप्तकाशी है वहां पर भी हलचल हो रही है। वहां पर भी कई सालों से जो मकान है आसपास के उन पे दरारों है, 5-5, 6-6 मंजिला जो होटल है बड़े-बड़े। यानी कि संदीप जी 2013 से सीख लेने की जरूरत थी सरकारों को, जो कि नहीं लिया गया, ये आप कहना चाहते हैं। ठीक है, अंतिम कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कर लीजिए क्योंकि समय अब समाप्त होने जा रहा है बहस का। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सुजाता जी ने जो 5 मांगे बताई हैं उस पर सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है और हम उन 5 मांगों को लागू करके ही रहेंगे। चलिए ठीक, तो यह आश्वासन आलोक वत्स जी ने दे दिया है, सीएम लखनऊ। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। इस बार के बात से सिर्फ इतना समझ में आता है कि एक और तो सरकारें ये कह रही है कि लापरवाही है, अपनी लापरवाहियों का कबूलनामा भी कर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है कि उन लोगों को दोबारा से बसाया जाएगा, उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा को लेकर भी कई कदम उठाए जाएंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या वाकई अपनी इन कही हुई बातों पर और जिस तरीके की मांगे वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से उठाई जा रही है, क्या उन मांगों पर मुकम्मल होता है ये दावे, ये वादे जो किए जा रहे हैं बार बार आम जनता से, क्या इन्हें पूरा किया जाएगा समय रहते। इसी के साथ इस बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।